लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी सुखदान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पति पत्नी का परस्पर जो आध्यात्मिक संबंध है, जो शरीर से भिन्न है, इस कहानी में उसी को भावपूर्ण ढंग से प्रकट किया गया है। कहानी पति पत्नी के अभिन्न अस्तित्व पर तथा परस्पर के सामाजिक जीवन पर केंद्रित है। शादी होने के 3-4 दिन बाद जब सब फालतू मेहमान विदा हो गए और घर में नवागत वधू, एक नौकर और दूर के रिश्ते की एक विधवा बहन रह गई, तो बहन ने जोड़ तोड़ लगाकर सुहागरात की जो व्यवस्था संभव थी वो कर डाली। उस व्यवस्था की सूचना जब संकेत से विद्यानाथ को मिली तो बड़ी देर तक वो चुपचाप नीची गर्दन किए अपनी बैठक में बैठे रहे। कई बार नौकर ने उठकर सोने जाने को कहा, एक बार फिर बहन ने भी आकर कहा, पर विद्यानाथ ना तो उठे न कुछ कह ही सके, चुपचाप नीचा सिर किए बैठे रहे। कुछ देर चुपचाप खड़ी रहकर बहन चली गई। उसके बहुत देर बाद जब उन्होंने फिर नौकर को अपनी ओर आते देखा तो वो एकाएक उठकर अपने चिरपरिचित शयनागार में चले गए। शयनागार सजाया गया है ये कहा जा सकता था। शैया पर स्वच्छ सफेद चादर और उस पर नया तकिया, तकिए पर ताजे बेला के फूलों की 2 मालाएं, सिरहाने धूप बत्ती से उड़ता हुआ धूमिल धूम्र और खिड़कियों पर नए पर्दे, टेबल पर जलपान का थोड़ा सामान और सब के ऊपर कमरे के बीचों बीच एक अच्छी आराम कुर्सी पर बैठी हुई सुषमा, जो एक महीन पाड़ की उज्ज्वल साड़ी पहने कोई पत्रिका उद्योगने चित्त से पढ़ रही थी। विद्यानाथ चुपचाप सुषमा के सामने जा खड़े हुए। हजारों बार देखी हुई सुषमा को इस बार वो संपूर्ण शक्ति लगाकर भी आंख उठाकर देखने में समर्थ नहीं हो सके। सुषमा ने पत्रिका से आंख उठाकर देखा और मृदुहास के साथ कहा, वहां क्यों खड़े रह गए आप? यहां आइए, 2 घंटे से मैं आपके इंतजार में बैठी हूं। आजकल क्या आप बहुत देर में सोते हैं? पहले तो आप जल्दी ही सो जाया करते थे। मैं सहसा सुषमा रुक गई। उसने देखा विद्यानाथ की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे और उनकी पलकें नीचे झुकी हुई थी। वो आंखें उठाकर उसकी ओर देख नहीं सकते थे। सुषमा ने कुर्सी से उठकर उनका हाथ पकड़कर कहा, बैठिए ना यहां, अब आपको क्या दुख है और मैं उसमें आपका कहां तक हाथ बटा सकती हूं, मुझसे कहिए तो। आप तो बोलते ही नहीं। क्या? सुषमा फिर रुक गई। उसने देखा उनकी आंखों से अश्रुधारा ज्यों की त्यों बह रही है। मन के प्रबल उद्वेग को रोकने में वे असमर्थ हैं। उनका संपूर्ण शरीर बेंत की तरह कांप रहा है। सुषमा ने भयभीत होकर कहा, आपको हुआ क्या है? क्या किसी को बुलाऊं? और वो उठकर बाहर जाने लगी, पर विद्यानाथ ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जाने नहीं दिया। अपनी संपूर्ण शक्ति खर्च करके उन्होंने कहा, बैठ जाओ सुषमा, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। सुषमा ने उन्हें धीरे से पलंग पर बैठा दिया और आप उनके पास खड़ी रही। उसका हाथ विद्यानाथ के हाथ में था। उन्होंने बिल्कुल टूटी फूटी वाणी में कहा, तुम भी बैठ जाओ सुषमा। सुषमा चुपचाप उनके पास पलंग पर बैठ गई। उसने विद्यानाथ के हाथ को दूसरे हाथ से छूकर कहा, आप लेट जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बदन बर्फ सा ठंडा हो रहा है और आप कांप भी रहे हैं। क्यों न डॉक्टर को बुलवा लिया जाए? नहीं नहीं, तुम काफी हो सुषमा, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। सुषमा ने फिर और कुछ नहीं कहा। हाथ का सहारा देकर विद्यानाथ को पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर विद्यानाथ पलंग पर चुपचाप पड़े रहे। फिर उन्होंने भर्राए गले से कहा, ये सब क्या हो गया सुषमा, कैसे हो गया? सुषमा हंस पड़ी। उसने स्निग्ध कोमल स्वर में कहा, जो कुछ आपने चाहा और किया वही तो हुआ। सच? इसे भाग्य की अमिट रेखा और विधाता का अटल विधान नहीं कहना चाहिए? आप क्या भाग्य और विधाता को अब मानने लगे? मुझे तो आप ही ने सिखाया था कि भाग्य और विधाता ये सब दुर्बल मानव मस्तिष्क की कल्पना है। विद्यानाथ थोड़ा लज्जित हुए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम जो कहती हो यदि वही सही है और मेरा चाहा और मेरा ही किया हुआ, तो ये अनहोनी हो गई।
इसमें आश्चर्य क्या है? आपकी शक्ति अपरिसीम है और आपका प्रभाव असाधारण। आपका विरोध करने की क्षमता किसमें है? फिर भी सुषमा, इस काम में मेरा संपूर्ण साहस और पौरुष खर्च हो गया। अब तुम अपना साहस और शक्ति थोड़ी मुझे दो, तो शायद मैं कुछ प्रतिकार। मैं आपकी पत्नी हूं और अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करने आपके पास आई हूं। फिर आप प्रतिकार किस बात का किया चाहते हैं? विद्यानाथ ने कराह कर कहा, सुषमा, मेरे ऊपर दया करो, मुझे नग्न न करो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय तो किया ही है। तो क्या हुआ? सामर्थ्यवान पुरुष अनिवार्य होने पर न्याय भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं। परिताप और पश्चाताप उन्हें शोभा नहीं देते, क्योंकि वे जो कुछ भला बुरा करते हैं खूब अच्छी तरह सोच विचार कर और करणीय समझ कर ही करते हैं। तो सुषमा, तुम मेरे ही शस्त्र से मुझे घायल करोगे, मेरे ही तर्क का मुझे पर वार करोगे? और तर्क आएगा कहां से? आपने जो कुछ सिखाया है वही तो मेरी तमाम जमा पूंजी है। विद्यानाथ थोड़ी देर चुपचाप पड़े रहे। सुषमा का हाथ अब भी उनके हाथ में था। उन्होंने फिर कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा त्याग किया है सुषमा। यही बात सब लोग कहते हैं, पर आप भी कहेंगे, इसकी आशा मुझे नहीं थी। क्यों? क्या ये सत्य नहीं है? नहीं। कैसे? मैंने क्या आगे बढ़कर अपने मन से अपने को आपको समर्पण किया है? क्या मैंने स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक आपसे ब्याह किया है? परंतु तुमने विरोध भी तो नहीं किया। विरोध नहीं किया? कहां? हर बार जब जब बाबूजी ने ब्याह का प्रस्ताव किया मैंने यही कहा, सुषमा से पूछ लीजिए। और हर बार उन्होंने कहा वो राजी है, अपने सौभाग्य को वो अस्वीकार नहीं कर सकती। सुषमा ने बंकिम कटाक्ष करके वही धवल हास्य बिखेरा। उस हास्य का करुण और द्रवित भाव देख विद्यानाथ शोभ और लाज से अधीर हो उठे। उनके मुंह से बात नहीं निकली। सुषमा का हाथ उनके हाथ से छूट गया। सुषमा ने फिर उसे स्नेह से पकड़ लिया और तनिक और उनके पास खिसक कर कहा, बाबूजी की बुद्धि का नापतौल मैं जानती हूं। उन्होंने जब जब विवाह के संबंध में मेरी राय पूछी मैंने एक मौन हास्य में उनका उत्तर दिया। उसका अर्थ उन्होंने जो भी समझा हो। पर सुषमा, तुम्हें खुल्लम खुल्ला ना कहना चाहिए था। किस लिए? बाबूजी का अपमान करने के लिए? उनका दिल तोड़ने के लिए? ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। आपने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। यदि मैं मुंह खोलकर ना कहती तो आपकी शिक्षा को लजाती। तो तुम्हें मुझसे कहना था। आपसे? सुषमा इस बार बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने वैसी ही स्निग्ध कोमल वाणी में कहा, आप तो मेरे मन की राई रत्ती सब कुछ जानते हैं, उसी भांति जैसे मैं आपके मन की। आप मेरी ना जानते थे, फिर भी हां की प्रतीक्षा में थे। मैं आपकी प्रतीक्षा को जानती थी, फिर ना कैसे कहती? लेकिन अच्छा, तो आप इनकार करते हैं? आप मेरे साथ भी शतरंज की चाल? नहीं नहीं सुषमा, शतरंज की चाल नहीं। जब तुम मेरे भीतर बाहर की सब बात जानती हो तो मुझे कहना ही क्या है? मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपना स्वार्थ साधन ही किया और तुम्हारे अधिकार पर आघात भी किया। कहो, इसका प्रतिकार क्या होगा? इस पर विचार करने को संपूर्ण जीवन पड़ा है। इसके लिए जल्दी क्या है? विद्यानाथ उदास और शिथिल हो गए और सुषमा का मुंह बादलों से घिरे हुए सांधा आकाश के समान गंभीर हो गया। बहुत देर बाद विद्यानाथ ने कहा, सुषमा, हम लोग कैसे मिलकर एक हो सकते हैं? सुषमा हंसी। उसने कहा, उस वेद मंत्र की व्याख्या के अनुसार जो विवाह के समय पंडित जी ने की थी, जैसे दो बर्तनों का जल एक में मिलकर एक हो जाता है, उसी बात ही। सुषमा, हंसी मत करो, मेरे दुख को देखो। देख रही हूं, पर हम एक तो हैं ही। आज से नहीं, तभी से, जब मैं इतनी सी थी। मेरी सारी जमा पूंजी तो आप ही की है। आपने मुझे अक्षराभ्यास कराया और कॉलेज की डिग्री दिलाई। आपके विचार, आपकी प्रतिभा, आपके आदर्श सभी तो मेरी नस नस में हैं। आप ही तो मुझे अपने मस्तिष्क की प्रतिलिपि कहा करते थे।
वो सब तो है, पर तुम्हारी ये ना। आप मेरे गुरु हैं और अब पति भी। आप मेरे तन मन के स्वामी हैं। उस अभागी ना के साथ आप जैसा ठीक समझें सलूक करें। मैं ना नहीं कहूंगी। सुषमा की आंखों में उज्ज्वल मोती के समान दो अश्रु बिंदु छलक आए, पर उसके होठों पर वैसी ही मृदु मंद मुस्कान थी। विद्यानाथ ने मर्म पीड़ित होकर कहा, सुषमा, मैं देख रहा हूं कि वो ना तुम्हारे हृदय में उस स्थान पर आसीन है जहां मेरे हृदय में तुम हो। वो मेरी अजय प्रतिद्वंद्वी है सुषमा। मैं उसे ईर्ष्या की नजर से देख भर सकता हूं। उसे उस स्थान से च्युत करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। कुछ देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, मैं जीवन भर एक उद्ग्रीव योद्धा की भांति रहा। मैंने जीवन भर युद्ध किए और कभी साहस न खोया। उस दिन जब तुम्हारी जीजी को अकस्मात ही चिरविदा करने का प्रसंग उपस्थित हो गया तो अपने साहस और धैर्य पर स्वयं में ही आश्चर्यचकित हो गया। परंतु अब तुम्हारे स्नाह के सम्मुख सुषमा, मैं एक हारा हुआ, तिरस्कृत और ऐसा भाग्यहीन पुरुष हूं जिसका सब कुछ लुट चुका, सब कुछ नष्ट हो चुका हो। विद्यानाथ चुप हो गए। सुषमा भी निर्वाक निस्पंद बैठी रही। थोड़ी देर बाद विद्यानाथ ने सुषमा का हाथ अपनी ओर खींचकर कहा, सुषमा, आओ तनिक मेरे निकट और निकट। जो कुछ भी साहस अभी बचा है उसका मैं उपयोग कर देखूं कि हम लोग कहाँ तक एक दूसरे को सुखदान कर सकते हैं। विद्यानाथ के हाथ के उस हल्के खिंचाव से सुषमा निर्विरोध खिंची और उनके हृदय के निकट तक चली गई। विद्यानाथ ने ऐसा अनुभव किया जैसे अति दूर आकाश में उड़ती हुई पतंग अकस्मात कट गई हो और वो उस ढीली डोर को खींचकर अपने पास ढेर कर रहे हों। सुहागरात के बाद का वो दूसरा दिन नवदंपत्ति के लिए पहाड़ हो गया। दोनों एक बहुत भारी बोझ सा हृदय में लिए फिरते रहे। विद्यानाथ उस दिन कॉलेज नहीं गए। तमाम दिन लाइब्रेरी में बैठे रहे। सुषमा दिन भर हारमोनियम पर उंगलियां चलाती रही। बीच बीच में साहस करके विद्यानाथ सुषमा के कमरे में जा जितना संभव होता उतने उत्साह से कहते, वाह, कितना अच्छा बजा रही हो। बहुत मंझ गया है अब तुम्हारा हाथ। गाओ गाओ, ये राग तुम्हारे कंठ से बहुत मधुर लग रहा है। तब सुषमा मुस्कुराकर एक बार सिर्फ एक दिन पूर्व के उस नवीन पति को, जिससे कुछ और ही रूप में वो परिचित थी, कुछ कुछ सहमी और कुछ कुछ लजाई आंखों से मुस्कुराकर देखती और जैसे किसी आने वाली विपत्ति से घबरा रही हो झट स्वर मिलाकर गाने लगती। विद्यानाथ वाह वाह करते, फिर एकाएक जैसे जान बचाकर भाग खड़े होते। लाइब्रेरी में आकर हाँफते हाँफते कुर्सी पर पड़ जाते। वे सोचते, ये क्या ठीक हुआ? सुषमा को बुरा नहीं लगेगा? गीत खत्म होने के पहले ही मैं भाग क्यों आया? कैसा माधुर्य है उसके कंठ में! पर वे फिर तुरंत जाना चाहकर भी जाना पाते। उनके जाने पर सुषमा तुरंत ही गाना बंद कर चुपचाप कोच पर लेट जाती, जैसे बहुत थक गई हो। बहुधा वो चौंक कर उठकर लाइब्रेरी में पहुंच जाती और जितना संभव होता आत्मीयता और घनिष्ठता से कहती, आज क्या आप कोई खास विषय स्टडी कर रहे हैं? इतना क्यों पढ़ते हैं आप? स्वास्थ्य खराब ना हो जाएगा? कौन किताब है वो? अच्छा, जरा मुझे भी सुनाइए ना। रूखा सूखा विषय भी आपके मुंह से बहुत सरस लगता है। कॉलेज क्यों नहीं गए आप? विद्यानाथ भी समयोचित जवाब देते। उनकी बात अंततः जल्द ही समाप्त हो जाती। उन्हें न विषय ही मिलता न शब्द ही। तब सुषमा जैसे एकाएक कोई बात याद कर भाग खड़ी होती और उसकी कोमल पतली मुलायम उंगलियां हारमोनियम पर फिर थिरकने लगती। बीच बीच में एक आध टूटा फूटा चरण होठों से बाहर निकलकर हारमोनियम के स्वर में मिश्रित होकर उसे उत्साहित सा कर जाता। तीसरे पहर चाय पीने के बाद विद्यानाथ ने सिनेमा चलने का प्रस्ताव किया। अच्छी फिल्म आई है, ये भी कहा, पर सुषमा ने मुस्कुराकर अपनी अलस मुद्रा से कहा, आज तो जी नहीं चाहता, फिर कभी चलूंगी, आप देख आइए। विद्यानाथ ने उस बात को टालकर कहा, मैं एक नई ट्यून तुम्हें बताऊं। कहकर वो उसे उसके कमरे में खींच लाए और हारमोनियम पर वो ट्यून बजाने लगे। पर तुरंत ही उन्हें पता लग गया कि सुषमा देखने को तो ध्यान से देख रही है, पर मन न जाने किस आकाश में विचरण कर रहा है। उन्होंने अकस्मात ही हारमोनियम बंद कर दिया। हंसकर बोले, अभ्यास ही छूट गया, बड़ी अच्छी ट्यून थी।
अच्छा, इसका एक रिकॉर्ड लगाऊंगा। सुषमा ने जैसे स्वप्न से जागृत होकर कहा, छोड़िए इन सब झगड़ों को। आप मुझे इस साल एमए फाइनल में बैठा दीजिए, अभी बहुत समय है। समय अब कहाँ है? 3 महीने तो यूं ही बर्बाद हो गए। समय बहुत मिलेगा। कैसे? पहले आप अधिक से अधिक 2 घंटे पढ़ा पाते थे, उसमें भी बहुत बंधन बाधाएं थी, पर अब तो रात दिन एक कर पढ़ूंगी। तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो पढ़ो फिर, विद्यानाथ ने खिन्न होकर कहा। सुषमा ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने आग्रह के स्वर में कहा, कल ही से मैं स्टडी शुरू कर देना चाहती हूं, आपको पूरा समय देना होगा। विद्यानाथ ने फीकी हंसी हंसकर कहा, मेरा समय तो सब तुम्हारा है ही सुषमा, उसमें देना लेना क्या। वो उठे और लाइब्रेरी में आकर बैठ गए। सुषमा उठकर बक्स में कपड़े तहाकर रखने लगी। फिर उसे अलमारी ठीक करने की सूझी। वो संध्याकाल तक इसी काम में लगी रही। अंधेरा होने पर घीसू ने आकर कमरे की बड़ी बत्ती जलाकर कहा, बीबी जी, खाना तैयार है। सुषमा ने चौंक कर कहा, अच्छा, और बाबू कहाँ हैं? लाइब्रेरी में है सरकार। सुषमा ने लाइब्रेरी में जाकर देखा। अंधेरे में विद्यानाथ चुपचाप बैठे सरसर चलते पंखे को घूर घूर कर देख रहे थे। सुषमा ने बत्ती जला दी। प्रकाश होते ही विद्यानाथ ने सुषमा को देखकर कहा, आओ आओ, एक ही दिन में पूरी गृहस्थन बन गई तुम। सब गड़बड़ हो रहा था, बक्स अलमारी सब ठीक किया है। आप क्या घूमने नहीं गए? यहां अंधेरे में बैठे क्या कर रहे हैं? 2 बार तुम्हें देखने गया, तुम काम में जुटी थी, लाचार यहां आ बैठा। तो चलिए खाना खा लीजिए, महाराज देर से इंतजार कर रहा है। विद्यानाथ ने उठकर कहा, चलो। रामानंद बाबू ने पसीने से लथपथ अपना भारी भरकम शरीर लिए हांफते हांफते पुकारा, बिटिया, अरे ओ घीसू, सब लोग गए कहाँ? इस हिंदुस्तान की ऐसी तैसी। सुषमा बैठी रेशमी कपड़े पर फूल काढ़ रही थी। पिता का कंठ स्वर सुन वो आंधी की तरह भागी और गिरती हुई सी सीढ़ियां उतरकर पिता की छाती से जा लगी। रामानंद बाबू ने क्रुद्ध होकर कहा, ये कौन कायदा रहा आने का? कहीं गिर जाती तो एक दांत भी साबित न बचता, मुंह के बल गिरती तो नाक पिचक जाती। सुषमा ने हंसकर कहा, नाक पिचक जाती तो क्या करते बाबूजी? क्या करता? पेरिस से मंगाता नकली नाक, पेरिस से। लेकिन वार टाइम में मिलती कैसे? फिर हंसकर कहा, जाने दीजिए, नाक पिचकी नहीं। हाँ, हिंदुस्तान की क्या बात कर रहे थे? कह रहा था, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए जान दो, चंदा दो, जेल जाओ। बड़ा प्यारा है हमारा देश, स्वदेश है, पर देखती हो कैसा है? ये पसीने से बुरा हाल है। कितनी गर्मी है इस देश में। 2nd क्लास का गद्दा जैसे आग से भरा हो, पंखा जैसे आग बरसाता हो, धूल गर्द से परेशान हो गया। लानत है ऐसे मुल्क पर। 1 मिनट भी यहां ना रहूं, पर तेरी मां। रामानंद बाबू ही करके हंस पड़े। सुषमा ने हंसकर कहा, अच्छा चलिए ऊपर, कपड़े उतारकर ठंडे होइए, मैं तब तक शरबत बनाए लाती हूं। मगर बर्फ बहुत सी डालना। तौबा, लेकिन सुषमा ने रुककर कहा, लेकिन क्या बाबूजी? ये तेरा मुंह। धूप से सूखे हुए फूल की तरह मुरझाए हुए पुत्री के मुख को देखकर आनंदी जीव रामानंद बाबू का सारा हास्य विनोद क्षण भर में ही बरसाती धूप की भांति विलीन हो गया। सुषमा ने हंसकर कहा, क्या हुआ मेरे मुंह को बाबूजी? क्या सींग निकल आए? हाथी के जैसे 2 दांत तो नहीं उगाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहते कहते रामानंद बाबू ऊपर चले गए। वहां घीसू सामान ठीक कर रहा था। रामानंद को देखकर उसने पैर छूकर प्रणाम किया। रामानंद ने व्याकुल भाव से कहा, क्या बिटिया बहुत बीमार हो गई थी घीसू? नहीं तो बड़े बाबू, बीमार तो नहीं हुई। नहीं तो? अच्छा, देखा जाएगा। वे बड़बड़ाते हुए इधर से उधर टहलने लगे। इसी समय सुषमा ने शरबत का गिलास लाकर पिता के हाथ में देकर कहा, थर्मस में जितनी बर्फ थी सब ले आई हूं, और बर्फ अभी 2 मिनट में आई जाती है, तब तक आप इसे पीजिए बाबूजी। पर आप पहले कपड़े तो बदलिए। रामानंद बाबू कुछ बोले नहीं, चुपचाप शरबत पीकर कपड़े बदलने लगे। फिर धम से कुर्सी पर बैठकर बोले, कहाँ हैं प्रोफेसर साहब? कॉलेज गए हैं, छुट्टी थी, पर उनका कोई खास काम हो रहा है, उसी काम में लगे हैं। और तुम दिन भर अकेली यहां क्या करती रहती हो? सूखकर कांटा हो गई हो। ये सब क्या है? ठहरो, मैं वहीं कॉलेज जाकर उनसे अभी जवाब तलब करता हूं, आखिर इसका मतलब क्या है? उन्होंने छड़ी उठाई।
सुषमा ने हंसकर धीरे से छड़ी उनके हाथ से लेकर कहा, इस धूप में भला आप कहीं जा सकते हैं बाबूजी? मैं अभी घीसू को भेजकर बुलवाती हूं, साइकिल से 10 मिनट में लौट आएगा। घीसू बर्फ लेकर आ गया। उसे कॉलेज भेजकर सुषमा शरबत तैयार करने लगी। रामानंद ने चिल्लाकर कहा, रहने दे सुषमा, निमोनिया हो जाएगा। मुझे प्यास व्यास नहीं है, तू यहां आ तो तनिक। पर सुषमा सुवासित शरबत का शीतल गिलास लिए हंसते हंसते आई और कहा, निमोनिया क्यों हो जाएगा बाबूजी? होगा नहीं, इतना ठंडा शरबत इतनी गर्मी में पीने से? कभी नहीं होगा, पीजिए। तो भुगत ना तुम। रामानंद गटागट शरबत पी गए। फिर गिलास एक ओर रख गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा अब क्या? क्या? ये मामला क्या है? कौन सा मामला बाबूजी? तेरी ये हालत कैसी है? हालत कैसी है? रंग स्याह और चेहरा ऐसा जैसे 15 दिन से खाया ना हो। बहुत ठीक। और बातें न बना, सब बातें कह। सुषमा हंसते हंसते पिता की गोद में बच्चे की भांति लेट गई। उसने फिर स्नेह से पिता के गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है, पहले वो दो बाबूजी। रामानंद स्नेह से गदगद हो गए। कहने लगे, तुझे सब चीज दूंगा, विद्यानाथ को कुछ भी नहीं दूंगा, कहे देता हूं। मत देना, मुझे तो दो। सुषमा ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, देखूं क्या लाए हैं। रामानंद ने चाबी देकर कहा, खोल फिर वो ट्रंक। सुषमा ने देखा, ऊपर ही एक केस रखा था। उसमें बहुत सुंदर हीरे के एक जोड़ी ईयरिंग थे। उसने बच्चे की भांति उछलकर कहा, वाह कैसे सुंदर हैं ये। फिर आईने के सामने जाकर उन्हें कान में पहना और पिता के पास जाकर कहा, अच्छा सच कहो, तुम लाए हो या अम्मा ने भेजे हैं? अम्मा ने भेजा है तेरा सिर, मैं लाया हूं मैं? कोई 50 जोड़ी बाजार में देखी, नाक में दम कर दिया जोहरी के, तब ये पसंद किया। कैसा है? बहुत सुंदर। पर बाबूजी अम्मा ने भेजा है, तुम झूठ मूठ अपनी तारीफ कर रहे हो। मैं तो जानता ही हूं कि तू अम्मा की बेटी है। खैर वो साड़ी भी तो देख, पसंद आती है या नहीं? पूरी लोमड़ी है तू। जरी के काम की साड़ी देखकर सुषमा ने कहा, मानती हूं बाबूजी, ये आप ही की पसंद है। ये रंग अम्मा नहीं चुन सकती थी। वो देहातन क्या जाने, उसकी भेजी चीजें भी देख ले, उस हांडी में है। मिठाइयां है ना? सुषमा ने भोली बालिका की भांति हांडी में हाथ डालकर मिठाई निकालकर चखना शुरू कर दिया। इसी समय विद्यानाथ ने आकर ससुर को नमस्कार किया। रामानंद एकाग्र चित्त से पुत्री के आनंद से आनंद विभोर हो रहे थे। उद्विग्न हो खड़े होकर कहने लगे, अच्छा आ गए आप? पर ये सुषमा, जाने दीजिए जाने दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छी है ना? काम बहुत है क्यों? मैं कह रहा था बेचारी सुषमा यहां अकेली। अच्छा जाने दीजिए उस बात को। हाँ सुषमा को अब मैं ले जाऊंगा, ठीक है ना? विद्यानाथ ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा हो, पर अभी 2-4 दिन रहिएगा ना? नहीं भाई, कल ही सुबह। ऐसा क्यों बाबूजी? हम लोगों ने तो आपके साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बना रखा था। क्यों सुषमा? विद्यानाथ ने हकलाते हुए कहा। सुषमा ने अचकचाकर कहा, हाँ हाँ शिमला जाने का बाबूजी, रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता, तेरी माँ ने कहा है। पर अभी ये बात रहने दे तू, इनके लिए शरबत नहीं बनाया? सारी बर्फ क्या मुझे ही दे दी? जी नहीं, अभी बहुत है, एक गिलास आपके लिए भी लाऊं? है मेरे लिए? कुछ हर्ज नहीं लिया, मगर शर्त यह है कि बर्फ जरा ज्यादा हो। सुषमा शरबत लाने चली गई। विद्यानाथ एक कुर्सी पर बैठ गए। रामानंद बाबू देर तक बातचीत का कोई विषय ढूंढते रहे और विद्यानाथ एक अपराधी की भांति चुपचाप उनके सामने बैठे रहे। आखिर रामानंद बाबू ने नींद से चौंके हुए के समान कहा, कुछ चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मगर जरा अपनी और सुषमा की तंदुरुस्ती का ख्याल रखिए। वो बालक है, पर आप तो समझदार हैं। ऐसा तो होता ही है। क्या वो आपसे झगड़ा करती है, रोती है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही होना भी चाहिए, झगड़ा करने से क्या फायदा? प्रेम पूर्वक मिलकर, मेरा मतलब यह है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। रामानंद बाबू के माथे पर पसीना आ गया। इसी समय सुषमा ने आकर गिलास पिता के हाथ में दिया। उन्होंने कहा, अरे पहले प्रोफेसर साहब को दो बेटी, कैसी पागल हो तुम? तब तक विद्यानाथ ने स्वयं उठकर गिलास ले लिया। अकस्मात रामानंद ने कहा, पगली बेटी, तूने तो शरबत पिया ही नहीं, ले इसे पी। नहीं बाबूजी, और है, मैं अभी लाती हूं। तो ला।
सुषमा एक गिलास और ले आई और पिता के पास बैठकर पीने लगी। पर पिता के पास पति के साथ बैठने में उसका दम घुटने लगा। उसने कहा, बाबूजी, बेसनी पकौड़े और बैंगनी बनाऊं आपके लिए? बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है सुषमा। आपने खाए प्रोफेसर साहब? अच्छा, बना फिर झटपट। सुषमा चली गई। ससुर और दामाद विचित्र झिझक के बीच बातें करने लगे। बाबूजी के साथ क्यों नहीं गई सुषमा? आप ही कहिए, क्यों नहीं गई? सुषमा ने हंसकर कहा। मुझे दंड देने को तुम बहुत उतावली हो रही हो सुषमा। ये आप क्या कहते हैं? मैं जो कह रहा हूं वो तुम जानती हो। तुम्हारा जाना उचित था, अम्मा का हुक्म था। कितनी दुखी होंगी वो दुखी क्यों होंगी? फिर कभी चली जाऊंगी। पर इस वक्त चली जाती तो तुम्हारा मन बहलता। यहां नहीं बहल रहा क्या? उफ, ये आपने खूब युक्ति दी। मैं तो हमेशा यहां ही रही थी। कभी अम्मा के पास जाती थी तो जी ही नहीं लगता था। जी जी, उस बात को जाने दो सुषमा। यहां तुम न सोती हो न खाती हो। तुम्हारे हास्य में विषाद, विलास में शैत्य और श्वास में जीवन का अभाव है। तुम मुझे नहीं बहका सकती सुषमा। मैंने तुम्हें मोहक पक्षी की भांति हवा में उलझते देखा है। तुम्हारे आह्लाद पर ईर्ष्या की है। अपनी हंसी में तुम मुझे भुलाना चाहती हो, पर अभी मैं इतना मूढ़ नहीं हुआ हूं। कुछ देर सुषमा चुप रही, फिर बोली, आप भीतर ही भीतर इतना दुख पा रहे हैं। कहिए, क्या करूं मैं आपको दुखी देख नहीं सकती। अम्मा सुनेंगी तो क्या कहेंगी? जीजी तनिक उदास देखती थीं तो खाना सोना भूल जाती थी। आप हमारे जीवन की ज्योत हैं। आप सुखी रहें, शांत रहें, तृप्त रहें, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। दूसरे शब्दों में यही तुम्हारे तप साधना का ध्रुव ध्येय है। मैं तप कौन सा करती हूं, कहिए तो? मुझ जैसे पुरुष को, जो आयु में तुमसे बहुत बड़ा और विधुर है, तुमने हठपूर्वक अपना पति बनाया, जबकि तुम्हें अधिक उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता था। और इस पर भी हंसती हो, गाती हो, खेलती हो, पिता और माता को भूली हुई हो, अपने अयोग्य पति को उदास भी नहीं देख सकती हो। सुषमा, ये क्या तपस्या नहीं है? सुषमा हठात पति के पैरों के पास कालीन पर बैठ गई। उसका एक घुटना अपनी गोद में लेकर उस पर सिर रख लिया। उसने कहा, आप जब इस अनावश्यक और असंबद्ध विषय पर बातचीत किया ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं कहती हूं कि आप जो कुछ कहते हैं, यदि वो सत्य भी है तो अतिरंजित और अति अद्भुत है। क्यों सुषमा? क्योंकि स्त्री की सामाजिक स्थिति पुरुष की अपेक्षा सर्वथा हीन है। वो समाज का अंग नहीं, उपांग है। वो आर्थिक और सामाजिक सभी बातों में पुरुष के आश्रित है। वो विवाह होने पर पति की कमाई, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सभी को मालिक की भांति भोगती है। घर में पड़ी पड़ी बेकार समय काटती है, गाती बजाती है, कसीदा फूल काढ़ती है या मांग पट्टी करती है, सैर सपाटे और सिनेमा के प्रोग्राम बनाया करती है। पति को भौंदू और अपने को बुद्धिमती बनाने के कोई मौके नहीं चूकती। दिन में 36 बार रूठती है। व्यंग, उपालंभ उसके शस्त्र हैं। वो पति के सर्वस्व को पाकर भी असंतुष्ट ही रहती है। पति उसे अपेक्षाकृत अयोग्य ही प्रतीत होता है। तिस पर पति उसके सभी अत्याचार सहन करता है, केवल थोड़े सुखदान की आशा से, जिसकी उसे इसलिए बड़ी आवश्यकता होती है कि वो बाहरी जगत की सभी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के बोझ से निरंतर थक कर चूर रहता है। पर कितनी स्त्रियां पुरुष को वो सब दे सकती हैं? वे स्त्रियां धन्य हैं जिन्हें ऐसे पुरुष पति मिले हैं जो अपना आत्मसमर्पण पत्नी को करने के आदी हैं। पत्नी उन पर अबाध शासन चलाती है और उनकी संपूर्ण संपदा स्वच्छंद भोगती है तथा उसके धन से निर्बाध जीवन यापन करती है। और वैसा ही एक पति तुम्हें मिला है, यही तुम कहना चाहती हो? कहना चाहती तो हूं, फिर? विद्यानाथ फीकी हंसी हंसकर बोले, जगत से कहो, मुझसे नहीं। आपसे क्यों नहीं? आप विश्वास नहीं करते, मैं जानती हूं, पर विश्वास आपको करना होगा। विश्वास करने को तैयार हूं सुषमा। किस तरह आप विश्वास करेंगे, कहिए ना। एक बार मुझे तुम कहकर पुकारो सुषमा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये तुम्हारा आप, तुम्हारी ना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब तक तुम ऐसा नहीं करती, हम तुम दूर दूर हैं। और अब जबकि हम पति पत्नी हैं, ऐसा होना कितना बुरा है।
सुषमा ने धीरे से कहा, आप इतने बड़े हैं, इतने विद्वान, लोग आपका इतना आदर करते हैं कि बाबूजी भी आपको तुम नहीं कह पाते। फिर मैं कैसे कह सकूंगी? नहीं, नहीं कह सकूंगी। तो फिर सुषमा। विद्यानाथ एक ठंडी सांस खींचकर धीरे धीरे चले गए। सुषमा आंखों में आंसू भरे कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर जहां पति के चरण थे वहां हृदय रखकर उसने अपनी ही आत्मा से कहा, एक बार हृदय में वो भाव उत्पन्न हो जाए, हम छोटे बड़े का सब भेदभाव भूल जाएं, हम एक हो जाएं तो कैसा सुख मिले। उसकी आंखों से टप टप आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी। चंद्रमा की उज्ज्वल किरण के समान एक नवजात शिशु को आंचल में छिपाए सुषमा अस्पताल के स्पेशल वार्ड में एक कमरे में पड़ी थी। मिनट मिनट पर पूछ रही थी, क्या अभी गाड़ी का समय नहीं हुआ? घड़ी ठीक तो चल रही है, गाड़ी स्टेशन पर भेज तो दी गई है ना? और सुषमा की माता बार बार उसे संतोषजनक उत्तर दे रही थी। सुषमा का पीला किंतु माधुर्यपूर्ण मुख आज ओस से भरे श्वेत गुलाब की भांति शोभायमान था। उसके होठों में मंद मुस्कान थी, हृदय में उमंग और उत्साह था। आंधी की भांति विद्यानाथ ने कमरे में प्रवेश कर पुकारा, सुषमा! सुषमा ने होठों में मुस्कान और आंखों में जल भरकर दोनों हाथ फैला दिए। धाय और माता बाहर चली गईं। विद्यानाथ ने झुककर पत्नी के होठों पर मधुर चुंबन दिया, फिर कहा, देखो तो तुम्हारे कौशल को। सुषमा ने आंचल हटाकर अपने हृदय के टुकड़े को दिखा दिया। वो निश्चिंत अंगूठा चूस रहा था। उसकी आंखों में विद्यानाथ ने अपना प्रतिबिंब पाया। सुषमा ने कहा, देखो। विद्यानाथ एकटक उसे देखते रह गए। फिर उन्होंने जेब से हीरे का एक बहुमूल्य हार निकालकर सुषमा के गले में डालकर कहा, सुषमा, बड़ा सुख है ना? है तो कहो तो ये सुखदान किसने किया? सुषमा के कमल की पंखुड़ियों के समान होठों से निकला, तुमने। नहीं, तुमने नहीं, तुमने। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी सुखदान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।